आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से कि पार्टनरशिप होती क्या है, उसकी फीचर्स क्या होती हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे ही आएंगे। मतलब आप बोर्ड एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि एमसीक्यू कहाँ से आ गया, वो सारे एमसीक्यू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें मैं शेयर करूँगा जो पहले जो पार्टनरशिप एक्ट में जो चेंजेस आए हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, जिस पर अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा आप लोगों से। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। और हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है, वी नो व्हाट इज़ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बारे में भी क्या ही जानना। लेकिन यहाँ पर हम वाली बातें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पहले ये बताओ, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या फ़र्क होता है? पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, क्या फ़र्क होता है? दो या दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म। ज़रा ध्यान से समझना, पहली रिक्वायरमेंट तो यही होती है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, राइट। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप पे हमने पढ़ा था बहुत सारी कमियां होती हैं, उसमें कैपिटल कम होता है, एक इंडिविजुअल को रिस्क लेना पड़ता है। तो दो लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, इंडिविजुअली तो हम इनको पार्टनर्स बोलेंगे, और कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। कलेक्टिवली इन दोनों को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। A partnership firm is an organization which is formed with two or more, यानी पहली कंडीशन दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, to run a business with a view to earn profit। अब ये earn profit का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। हमने कहीं काम करते हैं, हम चारों मिलकर के काम करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, पैसा डालते हैं और लंगर करेंगे, या गर्मी बहुत हो रही है तो पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, तो दैट इज़ नॉट पार्टनरशिप, क्योंकि वहाँ हमारा मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्लियर? ईच मेंबर ऑफ सच ए ग्रुप इज नोन एज ए पार्टनर। तो इंडिविजुअली उनको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर, और कलेक्टिवली दे आर नोन एज पार्टनरशिप फर्म। दीज फॉर्म्स आर गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको गवर्न करने के लिए कोई ना कोई एक्ट होता है, तो पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए एक एक्ट है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, और एक वीडियो में हमने कवर भी किया है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, वो एक्ट में लिखा हुआ है, राइट। इसकी फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप की? नंबर वन, एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए, उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि जब पार्टनर मिलते हैं तो अग्रीमेंट करते हैं कि भाई हमारी रेशियो क्या होगी, हम प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, कौन कितने पैसे डालेगा, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, या नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें अग्रीमेंट में मेंशन होती हैं। अग्रीमेंट टू कैरी ऑन सम लॉफुल बिजनेस। मान लो हम दोनों ने एग्रीमेंट किया, एक काम करते हैं, चलो चोरी करते हैं, जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। वाओ, दिस इज नॉट ए पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप किसके लिए की जाती है? लॉफुल बिजनेस के लिए। चोरी चकारी या इलीगल काम करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती, दैट विल बी रेंडर्ड एज इलीगल। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है और म्यूचुअल एजेंसी जरूरी है। ये जो आप फीचर्स पढ़ रहे हो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डीप में चलते। चलिए, तो पहले हमारी आती है फीचर्स, एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन पर्सन। टू फॉर्म ए पार्टनरशिप देयर शुड बी एट लीस्ट टू पर्सन्स। कितने होने चाहिए? दो पर्सन होने चाहिए। अ पार्टनरशिप कैन नॉट सर्वाइव इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स गेट्स रिड्यूस्ड टू वन फॉर वॉट एवर रीजन्स। मान लो दो पार्टनर हैं, उस दो पार्टनर में से एक पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या लुनेटिक हो जाए, पागल हो जाए, या वो बैंकरप्ट हो जाए, तो वो पार्टनर नहीं रहेगा और पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप रन नहीं कर सकता। पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है।
दिस इज सो बिकॉज वन कैनॉट बी वंस ओन पार्टनर, एक आदमी अपने आप का पार्टनर नहीं बन सकता। क्लियर? तो ये हो गई पहली फीचर। नेक्स्ट पर आते हैं, आइडियल साइज ऑफ ए पार्टनरशिप। हमने ये तो पढ़ लिया कि कम से कम 2 लोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 50। अब यहाँ पर ना बड़ी कंफ्यूजन आती है एग्जाम में। कई बच्चे कहते हैं सर कहीं तो 100 लिखा हुआ है, कहीं पर 50 लिखा हुआ है, हमें ये समझ ही नहीं आता कि 50 होंगे कि 100 होंगे। अब इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है, वो आदमी बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट ओवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर इज ए सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म। सीलिंग का मतलब है लिमिट। अब मजे की बात यह है कि यहां पर जो पार्टनरशिप एक्ट है ना वो साइलेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। कम से कम तो 2 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ। अरे तो फिर कैसे पता चलेगा हमको? देखिए, इफ ए फर्म इज एंगेज इन दी फाइनेंशियल सर्विसेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट एक्सीड 50। इफ ए फर्म इज एंगेज इन सम अदर बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मे बी अप टू 50। मतलब दोनों में ही 50 है तो अलग अलग क्यों कह रखा है? अगर दोनों में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं तो इसको अलग अलग क्यों लिखा हुआ? सीधा बोल देते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? इस चेंज को लाने से पहले डिफरेंस था कि यानी वो फर्म जो फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती थी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट होती थी 10 और अदर्स में होती थी 20। वहां डिफरेंस था, यहां पर डिफरेंस खत्म कर दिया। यानी कैसी भी फर्म हो, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है चाहे वो फाइनेंशियल सर्विस में डील नहीं करती, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। अभी डिस्कस करेंगे 50 क्यों, 100 क्यों नहीं, ये कहां लिखा हुआ है? जब पार्टनरशिप एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि 50 या 100? अभी मान लीजिए कि 50 ही होते हैं, अभी हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। If the number of partner exceeds this statutory limit, the partnership is rendered as illegal association। अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर में 50 से ज्यादा लोग पार्टनर बन जाते हैं तो वो फॉर्म ही क्या हो जाएगी? इलीगल हो जाएगी। देखिए, द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कैपेबल टू बिकम पार्टनर। एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड है वो नहीं बन सकता, और डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ। किसी लॉ ने डिसक्वालीफाई कर दिया कि भाई ये बंदा पार्टनर नहीं बन सकता तो पार्टनर नहीं बन सकता। अब वो वाली बात पर आते हैं जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा था, कहां लिखा है 50 और कहां लिखा है 100? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 empowers the central government to prescribe the maximum number of partners in a firm, but the number of partners so prescribed cannot be more than 100। सेक्शन 464, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि कौन सा सेक्शन कंपनीज एक्ट को एम्पावर करता है। ठीक है, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है? कि भैया आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स खुद डिसाइड कर लो। कंपनीज एक्ट का सेक्शन कौन सा? 464। किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या पावर देता है? कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर डिसाइड कर सकते हो, बट दैट शुड नॉट बी मोर देन 100। वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा एकदम से 100 की क्या जरूरत है भाई, अभी तक 20 तक की लिमिट थी, अब एकदम से 100 की जरूरत नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म टू बी 50। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट में पावर दी गई है कि वो चाहे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने भी रख सकती है, बट 100 से ज्यादा नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने डिसाइड किए? 50। तो इसका मतलब अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। ये कहां दिया गया था? रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। तो ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 100, इस पर आ सकता है एमसीक्यू। कौन से रूल में बताया गया है 50 होने चाहिए, ये आ सकता है। और एक कंफ्यूजन करने के लिए जानबूझ के आ सकता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में कितने हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में कितने हो सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस नाउ। पहले होता था
फाइनेंशियल सर्विसेज वाली पार्टनरशिप फर्म में अलग नंबर ऑफ पार्टनर्स थे मैक्सिमम, और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलग थे। लेकिन अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट सेम है, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली फर्म हो या फिर नॉन फाइनेंशियल वाली सर्विसेज फर्म। कितने? 50। नाउ इट्स क्लियर नाउ। फिर आता है रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट whether express, written or oral or implied between two or more person is very foundation of partnership। मतलब एग्रीमेंट का होना जरूरी है, वो ऑरली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। क्या? ऑरली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। और अगर वही एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल सही। अगर अग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है दैट विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, क्या पार्टनरशिप एक्ट ये मैंडेटरी करता है कि एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग? नो, पार्टनरशिप एक्ट कभी भी ये मैंडेटरीली नहीं करता कि पार्टनर्स का अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, बट इट इज सजेस्टेड कि हमें जो भी एग्रीमेंट है वो राइटिंग में कर लेना चाहिए। ठीक है, स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में इसको रजिस्टर्ड करना चाहिए टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। अच्छा, अगर मान लो, फिर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट रिटन में नहीं है, ठीक है, या रिटन में है और उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, मिसिंग मतलब कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ, जैसे सैलरी देनी है कि नहीं देनी है, तो क्या अप्लाई हो जाएगा? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो कौन कौन से प्रोविजंस है। राइट। फिर नेक्स्ट फीचर आती है अग्रीमेंट टू कैरी ऑन सम लॉफुल बिजनेस। मतलब जो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर आपने एसोसिएशन बनाई है चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, सोशल वर्कर्स के फॉर्म में, तो वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। दैट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप। ठीक है, इवन ए को ओनरशिप डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में। क्वेश्चन क्या आएगा जरा उसको देख लेते हैं। हाँ जी, को ओनरशिप का मतलब क्या होता है? को ओनरशिप देखिए, ए एंड बी जॉइंटली ओन ए हाउस, लेट इट ऑन द रेंट ऑफ INR 5,000 per month. They share the rental income equally, yet A and B cannot be regarded as partners. They are simply called co-owners. मतलब दो लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उसको रेंट पे दे रखा है, रेंट जो आता है वो इक्वली डिवाइड करते हैं। They are called co-owners. They won't be called partners. क्लियर है? वापस आते हैं उसी पॉइंट पर। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। Sharing the profits of business amongst all the partners is the core of partnership. There will be no partnership where only one of the partner is entitled to whole of the profits. देखो यहाँ पर ये नहीं कहा गया कहीं पर भी एक्ट में कि पार्टनर्स का शेयरिंग इक्वल ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर का शेयर 99% और एक का 1% चलेगा, लेकिन शेयरिंग होना जरूरी है। शेयरिंग होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि किसी का शेयर ज्यादा या किसी का कम है। राइट। शेयरिंग ऑफ लॉस इज ऑल्सो एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ऑफ कोर्स अगर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो लॉस भी शेयर करोगे। हाउएवर, लेकिन किंतु परंतु, बट all the partners may not agree to share losses. It depends on the terms of the agreement. Thus one can become a partner on the understanding that he will not share the losses. देखो, जहां प्रॉफिट शेयर किया जाता है वहां लॉस भी शेयर किया जाता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर एडमिट हो रहा हो पार्टनरशिप फर्म में ये कह करके कि भाई मैं लॉस में मैं हिस्सेदार नहीं बनूंगा, और अगर बाकी पार्टनर एग्री करते हैं इट्स फाइन, ही वॉन्ट शेयर दी लॉस। आपको एक टॉपिक भी करने को मिलेगा जिसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट इसी चैप्टर का एक पार्ट है जिसमें आपको एक टॉपिक करने को मिलेगा, और उसमें यही डिस्कस किया हुआ है कि एक पार्टनर आ रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन उसको गारंटी दी गई है कि तेरे को इतना प्रॉफिट कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो वो कब है? एग्रीमेंट की वजह से तो है ना। क्लियर?
तो वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट फीचर पर आते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। X and Y buy 100 water coolers which they agree to sell for their joint account, each party sharing profits equally. Here X and Y are partners in respect of such an account. देखो ऊपर वाले केस में था वो देवर को ओनर्स, उन्होंने एक प्रॉपर्टी ले रखी थी मिलकर के जिसको रेंट पे दे रखा था, जो रेंट आ रहा था वो इक्वली डिवाइड कर रहे थे। उस केस में दे वोंट बी कॉल्ड पार्टनर्स, दे विल बी कॉल्ड को ओनर्स। लेकिन एक केस है जिसके अंदर एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, 100 वाटर कूलर खरीद रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और बोल रहे हैं भाई जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम इक्वली बांट लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप, दिस इज कॉल्ड, दे विल बी कॉल्ड पार्टनर्स। लास्ट फीचर पर आते हैं म्यूचुअल एजेंसी। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये अक्सर बच्चे मात खा जाते हैं इस फीचर के अंदर में। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है, इसको पहले समझते हैं जरा। देखिए ये 3 पार्टनर्स हैं। अब एक पार्टनर जो है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया, दिस इज पार्टनरशिप फॉर्म। इनमें से एक पार्टनर गया थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया कि भैया हम आपको जो है 100 चेयर एक पर्टिकुलर प्राइस 90 रुपए में देंगे, लेट सपोज। अब ये जो 2 पार्टनर है ना, ये दोनों पार्टनर ये बेचारे बाउंड हो गए। ये मना नहीं कर सकते कि भाई तुम 90 रुपए में कह रहा है हम तो नहीं देंगे, नहीं, दे विल हैव टू। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। ये तीनों मिलकर के पार्टनर बने इसलिए ताकि म्यूचुअली एक दूसरे पर रिलाई कर पाए। नाउ इन दिस केस ही विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एंड दीज टू विल बी कॉल्ड एजेंट। और यहां पर इनको, इन दोनों को इसकी बात माननी ही पड़ेगी प्रिंसिपल की। दिस इज द कोर ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। दे आर म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये भी है कि मान लीजिए कल को ये वाला पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर आ जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो इन दो जो बाकी जो 2 लोग बचे हैं इनको भी उस बात को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मीन्स ऑल द 3 आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। क्लियर है म्यूचुअल एजेंसी? अब इसको एक बार लाइन रीड कर लेते हैं। म्यूचुअल एजेंसी इज द कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। देखा, ये बहुत बड़ा टेस्ट माना जाता है पार्टनरशिप का। अ पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल, यानी यहां पर ये जो पार्टनर है इसका एजेंट है और अगर खुद एक्ट कर आ रहा है तो खुद ये प्रिंसिपल है। ठीक है। एन एजेंट कैन बाइंड अदर पार्टनर्स। देखो जैसे इस पार्टनर ने इन दोनों को बाइंड कर दिया था। अ प्रिंसिपल, एन एजेंट कैन बाइंड अदर पार्टनर्स हु आर हिज प्रिंसिपल्स। अब द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। इसको नाम दे देते हैं, दिस इज पार्टनर एक्स वाई जेड। यानी जेड जब डील करके आया तो इसने एक्स और वाई को बाउंड कर दिया। नाउ जेड इज वर्किंग एज ए प्रिंसिपल और एक्स और वाई क्या बन गए इसके एजेंट, उनको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में क्या हुआ, एक्स गया एग्रीमेंट करके आ गया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। नाउ ही इज वर्किंग एज ए प्रिंसिपल और वाई और जेड क्या बन गए इसके एजेंट, यानी उनको एक्स की बात को मानना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट या इसकी फीचर। द पार्टनर कंडक्टिंग द फर्म बिजनेस एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ एंड अदर पार्टनर्स। तो सबसे बड़ा कंक्लूसिव प्रूफ यही है इसका, विच इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। यानी 5 इसकी फीचर्स है जो पार्टनरशिप का कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाती हैं एंड यू हैव टू चेक ऑल दीज थिंग्स। और ये एमसीक्यू इससे पक्का बनता है, एक एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, 50 फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट्स और को ओनर का कॉन्सेप्ट, इन सब पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं। प्लीज़ गो थ्रू इट वेरी वेरी केयरफुली गाइस। सी यू सून।